Hello students, in this video we will discuss applications of dimensional analysis. इससे पहले की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो इसमें अभी आगे हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये देखना है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकालते हैं क्यों निकाल रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, इसका क्या यूज़ है, फिजिक्स में इसका क्या यूज़ है, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कहीं भी इसका क्या यूज़ है। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो ये है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, इससे हम किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। कैसे हम एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं? कोई भी फॉर्मूला जो दिया गया है, जो गिवन है, वो सही है या नहीं है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। कैसे? कोई भी इक्वेशन है या कोई भी फॉर्मूला है, उस इक्वेशन और फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स होते हैं, प्लस माइनस या इक्वल में जितने भी टर्म्स होते हैं, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मीन्स दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इसके अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन में प्लस माइनस या इक्वल में जितने भी टर्म्स हैं किसी भी इक्वेशन या फॉर्मूले में, वो डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, वो डायमेंशनली सेम होने चाहिए। मीन्स उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो सब टर्म्स होमोजीनियस होने चाहिए। अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो मीन्स वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। आप देखिए, जब आप क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो क्या आप सेकेंड में जो वैल्यू है उसको किलोमीटर वाली वैल्यू से ऐड कर सकते हैं? क्या आप 2 मीटर को 3 सेकेंड से ऐड कर सकते हैं? नहीं। कहेंगे कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, कैसे ये आपको 2 मिनट और आपका 2 किलोमीटर दोनों को साथ में ऐड करा। देखिए, आप जब ऐड करते हैं या आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं तो वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं 2 किलोमीटर और आप उसको ऐड कर रहे हैं 3 सेकेंड से, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो ऐड नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके डायमेंशनली, पहली बात, सेम नहीं है। डायमेंशनली सेम कैसे नहीं है? क्योंकि दोनों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। एक आपका टाइम है और एक आपका डिस्टेंस है। टाइम और डिस्टेंस को आप कैसे ऐड कर सकते हो? अगर आपको ऐड करना है तो आप 2 किलोमीटर को 5 किलोमीटर से ऐड कर सकते हो। डिस्टेंस वाली वैल्यू को डिस्टेंस से आप ऐड कर सकते हो, टाइम को आप टाइम से ऐड कर सकते हो, इस तरीके से। या फिर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को आप डिस्टेंस से ऐड नहीं कर सकते हो। 3 मीटर पर सेकंड को आप 2 किलोमीटर से ऐड नहीं कर सकते हो। मीन्स जो भी वैल्यूज़ ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं या फिर इक्वलिटी के साइड में होती हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ होमोजीनियस होनी चाहिए। मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, कैसे हम किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है v = u + at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। या फिर अगर आप होमोजीनियस के टर्म में ये समझें, देखिए x = अगर y + z है, तो किस तरीके से हम डायमेंशनली कोई भी इक्वेशन करेक्ट है उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है x = y + z, या फिर आगे और भी टर्म ले लीजिए a b c। तो आपका ये x का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y एंड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z। मीन्स x y z इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, और सेम नहीं होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, हमने एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लिया है v = u + at। इसको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको ये इक्वेशन याद है, आपको पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन अभी हम इसको चेक करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका v। फर्स्ट टर्म क्या है? v। तो v क्या है? वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी है। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में v लिखा है, मीन्स आप v का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने v लिखा है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1। ये कैसे आएगा? आपका वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका एक तरीके से डिस्टेंस है तो उसके लिए L आएगा,
डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम इनवर्स आ जाएगा, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा (10⁻⁻1). देन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Lt-1। अब मैं डायरेक्ट आपके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख रही हूँ, कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब आपको जनरली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने हैं। v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया Lt-1। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया, क्या है Lt-1। सेकेंड टर्म इस इक्वेशन में हमारा क्या है u, सेकेंड टर्म क्या है आपका u क्या है, u भी आपका एक तरीके से वेलोसिटी ही है। देखिए u आपका इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है। अब चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। तो u का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा Lt-1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें थर्ड टर्म है at, यहाँ पर a क्या होता है एक्सेलरेशन, t होता है आपका टाइम, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है at। देखिए at हमने साथ में लिया है, क्यों, क्योंकि ये a और t अलग अलग टर्म नहीं है, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, बट दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद एक टर्म बन गए हैं, ठीक है। तो at आपका एक टर्म है, इस टर्म at का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t। अब a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, a आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, तो वहाँ से एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा Lt-2। क्या हो जाएगा Lt-2, और t के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका ये t, कैपिटल T। तो यहाँ से आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला, देखिए (10⁻⁻2), यहाँ पे (10⁻1) है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होंगी, तो यहाँ पे -2 + 1 वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ से at का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है Lt-1। तो देखिए आप तीनों टर्म जो आपके फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला निकला है, तीनों टर्म्स के लिए देखिए सेम है, Lt-1, Lt-1, Lt-1। मीन्स इस इक्वेशन में v, u और ये at तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, सेम है। इट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अगर इन तीनों में से, तीनों टर्म में से किसी भी एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम अलग होता तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। सेकेंड यूज देखिए, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अगर कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसी मीन्स आप उसमें क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और उन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। तो ये जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो डायमेंशनली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए। इस रूल को फॉलो करते हुए किसी भी इक्वेशन में हम कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है s = a + bt + ct²। यहाँ पर s है आपका डिस्टेंस और t है आपका टाइम। s क्या है आपका डिस्टेंस और t क्या है, टाइम है। a b c ये तीनों कांस्टेंट है। आपको ये नहीं पता कि ये किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पर आपको कांस्टेंट a b c इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप इसकी हेल्प से, इसमें आपको पहले निकालना है, मान लीजिए कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए a का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जो ये टर्म है a ये सिंगल है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ये जो वैल्यू है s इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की इक्वल होनी चाहिए। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स प्लस माइनस या इक्वलिटी में हैं वो डायमेंशनली सेम होने चाहिए। मीन्स डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ s, और s क्या है आपका डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा l। सो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a विल बी इक्वल टू l। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा l, तो हमें a का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। सेकेंड हमें निकालना है b का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए हमारा b के साथ, लेकिन b सिंगल नहीं है, b के साथ t भी है, तो सेकेंड टर्म है हमारा bt, पूरा टर्म bt है, तो bt का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इक्वल टू s। bt का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, s के इक्वल, क्योंकि देखिए ये एक टर्म है आपका और ये एक टर्म s है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bt विल बी इक्वल टू s।
तो देखिए t यहाँ b के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, आप इसको s के साथ लाएंगे, ये यहाँ डिवाइडेशन में आ जाएगा। ठीक है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t। s आपका डिस्टेंस है, s का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l, t है टाइम, तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा t कैपिटल T। तो यहाँ से b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, t की द पावर नीचे डिवाइडेशन में 1 है, ये ऊपर जाएगा t की द पावर -1 हो जाएगा। देन b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया है, LT-1। तो हमें b का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1। तो हमें b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है c का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए c सिंगल नहीं है, यहाँ पे c के साथ t स्क्वायर भी है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ct स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ct स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s, और यहाँ से c का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t स्क्वायर। s डिस्टेंस है, डायमेंशनल फॉर्मूला l हो जाएगा, t स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा t स्क्वायर, देन यहाँ से c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा LT-2। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इस पे एक न एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, आपके 11th में भी आएगा, कंपटीशन लेवल्स पे भी आते हैं। आप लोग को जो प्रैक्टिस शीट दिया गया है उस पे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपने ये ध्यान से इस सारे रूल्स देखना है और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि इसकी हेल्प से इसको अप्लाई करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंडेंसी है या किस तरह से वो आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से उनका फॉर्मूला रिड्यूस होगा, वो आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहले मान लीजिए कि हमें ये रिलेशन दिया गया है कि एनर्जी इज प्रपोजनल टू MC। M मीन्स मास, C मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि आपका एनर्जी है और एनर्जी की डिपेंडेंसी किस पे है, मास और स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि एनर्जी मास और C पर डिपेंड करता है। आपको करेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है कि EMC में करेक्ट रिलेशन क्या है। तो इसको हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमने पहले लिखा इज प्रपोजनल टू, इनकी पावर नहीं पता है कि MD स्क्वायर है या फिर M⁻³ है या फिर M⁻4 है या फिर M⁻1/2 है, करेक्ट रिलेशन नहीं पता है। तो आपने अभी ये एज्यूम कर दिया है कि M⁻x और C⁻y पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करा है, E इज प्रपोजनल टू M⁻x C⁻y। प्रपोजनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करना है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है k, तो E इक्वल टू क्या हो गया, k M⁻x C⁻y। ओके, तो इस तरीके से हमारा E इक्वल टू, पहले हम इनिशियल स्टेट पे मिला है E इक्वल टू k M⁻x C⁻y। E यहाँ पर क्या है, E एनर्जी है। तो आपका ये कहते हैं कि आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन में सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मीन जो ये E है, जो ये M⁻x C⁻y वाला टर्म है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए कांस्टेंट K है तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। मान लीजिए K 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ M⁻x इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C⁻y। इन दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो हमने ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए M का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम M होता है, तो M⁻x हो गया। C क्या है आपका, वेलोसिटी अगर या फिर स्पीड ऑफ लाइट कहिए तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड आपका क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1। क्या होगा, C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा LT-1 दी पावर y, इसकी पावर y होगा। देखिए यहाँ पे C दी पावर y है तो LT-1 की पावर क्या हो जाएगा y। अब आप इसको लिखिए
सिंप्लीफाई करके ये क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर m दी पावर x l दी पावर y एंड t दी पावर माइनस वाई। ठीक है, t दी पावर -1 है और -1 की पावर y है तो t दी पावर -y आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके एक साथ हमने लिख दिया है m दी पावर x l दी पावर y t दी पावर -y। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला E के इक्वल होगा। E एनर्जी है, E का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है E का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t दी पावर -2। E इक्वल टू ml² t दी पावर -2। तो देखिए ये ml² t दी पावर -2 ये इक्वल होना चाहिए जो आपका यहाँ से रिलेशन से डायमेंशनल फॉर्मूला आया है m दी पावर x l दी पावर y t दी पावर -y। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा, एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है आप उसको पहले ब्रेक करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में, फिर जिस तरीके से उसको लिखने का मेथड बताया गया है उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा ml² t दी पावर -2। अब देखिए दोनों टर्म इक्वल हैं तो इन दोनों में टर्म में जो ml t दी की पावर y है ये दोनों के होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस इक्वेशन में ml t इन तीनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर x है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कंपेयर करेंगे यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे l की पावर y है तो मीन्स y विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे t दी पावर -2 है, t दी पावर -y है तो मीन्स -2 विल बी इक्वल टू -y, तो वहाँ सेम आएगा y इक्वल टू 2। तो आप इस तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है उनकी पावर्स को इक्वेट करके जो भी टर्म है x y इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आज जब x y की वैल्यू आ गई है तो जो हमने इनिशियल स्टेप पे जो फॉर्मूला लिखा है E इक्वल टू k m दी पावर x c दी पावर y, अब इस फॉर्मूले में हमने x और y की वैल्यू पुट करके फॉर्मूले को निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा x की पावर क्या आई है, m दी पावर क्या है x है तो x की वैल्यू आ गई 1 तो हमने x की जगह पे लिख दिया 1। c दी पावर y है तो y की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ पर c की क्या हो गया c दी पावर 2। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया E इक्वल टू k mc²। और इस इक्वेशन में k की वैल्यू 1 होती है हमें पता है, तो यहाँ से फाइनली हमें फॉर्मूला मिल गया है E इक्वल टू mc²। E इक्वल टू mc² ये फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया E इक्वल टू mc²। तो पहले हमें सिर्फ ये रिलेशन पता था कि E आपका डिपेंड करता है m और c पे, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला नहीं पता था। अब डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने करेक्ट फॉर्मूले को निकाल लिया है E इक्वल टू mc²। E आपका m पर डिपेंड करता है लेकिन m दी पावर 1 पर डिपेंड करता है, m आपका c पर डिपेंड करता है बट c² पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू mc², यहाँ से E के लिए फॉर्मूला निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसको आप हर जगह इससे कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि इससे आप जो कांस्टेंट वैल्यू k है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। पहली बात देखिए यहाँ पे E इक्वल टू फॉर्मूला k इक्वल टू mc² आया है लेकिन k इक्वल टू 1 है, ये हमने सिर्फ हमें पता है k इक्वल टू 1 होता है इसलिए वैल्यू पुट कर दिया है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस वाले जो फॉर्मेट है उसकी हेल्प से आप k इक्वल टू 1 नहीं निकाल सकते हो, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं ये उसके बारे में नहीं बताता है कि किसी भी इक्वेशन में साइन थीटा टर्म है कॉस थीटा टर्म भी है कि नहीं है, या फिर जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले वेरिएबल्स होते हैं उसके बारे में इस डायमेंशनल एनालिसिस से कुछ भी पता नहीं चलता है। और इसकी हेल्प से आप जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे तो जिन फॉर्मूले की डिपेंडेंसी 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पे है सिर्फ उन्हीं को निकाल सकते हो आप। अगर कोई वैल्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, किन पर, अगर आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगा तो उस फॉर्मूले को आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं जो आपको नोट्स में लिखाया गया है, तो आपको वो भी याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में क्या रूल्स होते हैं, इसके लिए सिर्फ वो रूल्स को ध्यान करके आपको
ये फाइंड आउट करना रहेगा कि उन रूल्स को आपको याद करना है, उसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आपने रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी दिए गए नंबर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो रूल्स आपको नोट्स में लिखाया गया है, तो आपने वहाँ से उसको रीड करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि आप जब वैल्यूज़ को ऐड करते हो, डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं या फिर जब वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया जाता है, तो राउंड ऑफ करना आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। मैथमेटिक्स में सिंपली जब आप लोग 4th-5th क्लास में होंगे तब से आप वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के रूल्स पढ़ रहे हैं और वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया जाता है मैथमेटिक्स में। उसके भी कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है, उनमें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए जो आपको नोट्स में दिया गया है वो आपको उसको रीड करना है, समझना है और उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हमने स्टार्ट करना है यूनिट 2। थैंक यू।